नमस्कार आप सभी को। क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 19 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस, तो उस लिस्ट के अंदर आपको कुंदन बाग का भी नाम नज़र आएगा। कुंदन बाग की कोठी का नाम नज़र आएगा। और सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको हज़ारों ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें लोग कुंदन बाग की हवेली में, उसमें कोठी में रात को जाते हैं, वहाँ पर वीडियोस बनाते हैं, अलग अलग तरह की अलग अलग गैजेट्स वहाँ पर लेके जाते हैं, भूत वो गोस्ट डिटेक्टर वाले। तो कई सारी वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। और आज इसी कुंदन बाग की कोठी की घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, शुरू से लेकर कि ये इतनी ज़्यादा हॉन्टेड क्यों हुई, ये इतनी ज़्यादा मशहूर क्यों हुई और इस कोठी का सच क्या है, राज क्या है। वैसे इस कोठी की जो कहानी है उसको अच्छे तरीके से कोई भी नहीं समझ पाया है। इसका जो पूरा खुलासा है वो अभी तक नहीं हुआ है। इस कोठी को लेकर एक छोटा सा सवाल अभी भी पुलिस के मन में घूम रहा है, अभी भी सारी जनता के मन में घूम रहा है। खैर, शुरू करते हैं हम कहानी को। तो ये कहानी है सितंबर 2002 की, आज से करीब एग्जैक्टली 20 साल पहले की ये कहानी है। एक जगह है हैदराबाद में जिसका नाम है कुंदन बाग। कुंदन बाग इलाका एक पोर्श इलाका है, वहाँ पर काफ़ी सारे अमीर लोग रहते हैं, पास में मॉल भी है, वहाँ पर पास में मंदिर भी है। तो एक पोर्श इलाका है, वहाँ पर काफ़ी सारे अमीर लोग रहते हैं, साथ में कुछ मिडिल क्लास लोग भी रहते हैं। एक मिक्स्ड पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है। इसी कुंदन बाग में एक 2 मंजिला कोठी है। उस कोठी में एक चोर दाखिल होता है सितंबर 2002 को। रात को ये चोर उस कोठी के अंदर दाखिल होता है। अब ये चोर, जिसका नाम था मोहम्मद साजिद, ये पिछले काफ़ी टाइम से उस कोठी की रेकी कर रहा था, उस कोठी को देख रहा था कि इसके अंदर कौन रहता है। और क्योंकि वो अच्छी खासी बड़ी कोठी थी तो उसको लगा कि इस कोठी के अंदर हमको बहुत सारे पैसे, बहुत सारे जेवर वगैरह मिल जाएंगे। मोहम्मद साजिद रात को दबे पाँव उस कोठी के अंदर दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद में वो सीधा बेडरूम की ओर रुख करता है, क्योंकि आमतौर पर सभी लोग बेडरूम के अंदर ही जितने भी पैसे हैं वो रखते हैं, बेडरूम के अंदर ही बाकी के हीरे जवाहरात रखते हैं। वो अलग अलग कमरों से होते हुए चोरी छुपे दबे पाँव बेडरूम की ओर रुख करता है। बेडरूम के अंदर जैसे ही वो दाखिल होता है, बेडरूम का दरवाज़ा जैसे ही खोलता है, उसकी हवा टाइट हो जाती है। वो बेडरूम के अंदर देखता है कि बेडरूम में जो बेड लगा हुआ है उसके ऊपर 3 लाशें पड़ी हैं, एक औरत की और शायद 2 उसकी वो बच्चियाँ। एक बार को साजिद को ऐसा भी लगा कि क्या पता सो रहे हों, सभी लोगों का अलग अलग स्टाइल होता है सोने का, क्या पता ये ऐसे सो रहे हों। लेकिन बाद में उस कमरे में एक अजीब सी बदबू भी थी। ऐसी बदबू नॉर्मल नहीं थी बिल्कुल भी। थोड़ा संभलने के बाद में जो चोर था वो फैसला करता है कि वो इन लाशों को, या फिर जो भी ये सो रहे हैं, इनको पास से जाकर देखेगा। तो वो दबे पाँव उन लाशों के पास में जाता है और वो देखता है कि ये तीनों मरे हुए हैं, ये तीनों लाशें हैं और बुरी तरीके से ये गल चुके हैं। बदबू मार रही थी, वो डिकम्पोज हो गए थे वो ऑलमोस्ट। अब चोर दौड़ते हुए घर से बाहर निकलता है। घर से बाहर निकलने के बाद में वो काफ़ी टाइम तक खुद को संभालता है कि उसने ये क्या देख लिया। आया तो वो चोरी करने के इरादे से था, लेकिन ये कुछ और ही देख लिया उसने। वो एक नॉर्मल चोर था, ये कोई हाई एंड चोर नहीं था, मर्डर वर्डर उसके किए हुए नहीं थे, जस्ट चोरी करता था वो। तो वो काफ़ी देर अपने आप को संभालता है, बैठ कर सांस लेता है। और जब वो थोड़ा संभल जाता है तो वो फैसला करता है कि अब वो पुलिस स्टेशन जाएगा और पुलिस स्टेशन के अंदर वो जितना भी जो भी कुछ इसने देखा वो सब कुछ बता देगा। अब ऐसा करने का मकसद ये था क्योंकि कल को जब इन लाशों के बारे में पुलिस को पता चलेगा, अब ये पता तो चल जाएगा आज नहीं तो कल, तो जब इन लाशों के बारे में पता चलेगा और तफ्तीश होगी तब हो सकता है कि इसका नाम सामने आ जाए, मोहम्मद साजिद पकड़ा जाए। क्योंकि ये रात को घुसा था, हो सकता है किसी ने देख लिया हो, किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया हो। तो अगर इसका नाम सामने आ गया तो पक्का इसी को जेल होगी, इसी के ऊपर धारा लगाई जाएंगी मर्डर्स की। ऐसा माना जाएगा कि इसी ने मर्डर किया है। तो वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वहाँ पर पुलिस वालों को जो भी कुछ इसने देखा वो सारी बात बताता है कि वो उस कोठी के अंदर दाखिल हुआ चोरी के मकसद से, लेकिन बाद में उसने बेड के ऊपर देखा कि 3 लाशें पड़ी हैं। अब जब लाशों का नाम पुलिस ने सुना तो सबसे पहले तो उस चोर को दबोच लिया पुलिस ने, क्योंकि हो सकता है वो चोर उस हवेली के अंदर, उस कोठी के अंदर दाखिल हुआ चोरी के मामले में, चोरी के मकसद से, लेकिन वो चोरी में नाकाम हो गया और किसी ने उसको देख लिया, हाथापाई हो गई और हाथापाई में वो तीनों मारे गए। तो सबसे पहले तो चोर को पकड़ लिया। अब पुलिस का अभी तक पूरा शक जो था वो उस चोर के ऊपर ही था कि इस चोर ने ही उन तीनों को मारा है। उस चोर को गिरफ्तार करने के बाद में, कस्टडी में लेने के बाद में, पुलिस की एक टीम पहुंचती है उसी कोठी के अंदर जो उस चोर ने बताई थी। उस कोठी में पहुंचने के बाद में पुलिस उस बेडरूम में जाती है और बेडरूम के अंदर पुलिस को वो 3 लाशें बेड के ऊपर वैसे की वैसी लेटी हुई मिल जाती हैं।
पुलिस जब लाशों का मुआयना करती है तो लाशों की जो हालत थी वो बड़ी ख़राब थी। लाशें ऑलमोस्ट डिकम्पोज़ हो चुकी थी, गल चुकी थी बुरी तरीके से। लाशों को बाद में पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अच्छा, अब उन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद में पुलिस ने बाकी के कमरे की तलाशी ली, तो पुलिस को कमरा जो था वो पूरा बिखरा हुआ मिला। जो कपड़े थे अलमारियों के अंदर वो सारे इधर-उधर बिखरे हुए थे। कुछ कागज़ात, चेक बुक्स वगैरह वो ज़मीन के ऊपर सभी बिखरे हुए थे। घर के बाहर एक सैंट्रो कार भी खड़ी थी। अच्छा, अब पुलिस का अभी तक पूरा शक था कि जो कत्ल है वो उसी चोर ने की है, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तब पुलिस हैरान होकर रह गई। इन तीनों का कत्ल पिछली रात नहीं बल्कि 3 महीने पहले ही हो चुका था। सितंबर का महीना चल रहा था, यानी कि जून के अंदर ही इन तीनों का कत्ल हो चुका था। पुलिस हैरान, 3 महीने हो गए उस घर के अंदर 3 लाशें पड़ी है, किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन यहाँ पर अब चोर सेफ हो गया। चोर के ऊपर अब कत्ल का इल्ज़ाम नहीं लगेगा, मर्डर के चार्जेस नहीं लगेंगे, क्योंकि चोर घुसा था उस हवेली के अंदर एक रात पहले और उन तीनों की मौत हो चुकी थी 3 महीने पहले ही। अब यहाँ पर चोर जो था वो 3 मर्डर के इल्ज़ाम से बरी हो चुका था, लेकिन किसी के घर में इल्लीगली घुसना, चोरी के इरादे से वो भी, तो इन धाराओं के अंदर उस चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ सालों की उसको सज़ा हुई, लेकिन मर्डर के चार्जेस उसके सर नहीं लगे। अच्छा, अब चोर का मामला तो क्लियर हो गया, लेकिन अब पुलिस के सामने दूसरा चैलेंज ये था कि इन 3 मर्डर्स की सच्चाई का खुलासा करना कि ये इनकी मौत कैसे हुई। तो पुलिस की एक टीम वापस कुंदनबाग के उस हवेली के ऊपर पहुंचती है, कोठी के ऊपर पहुंचती है और एक बार फिर से पूरे घर का, पूरे कमरों का मुआयना करती है। तो पुलिस को उस हवेली के अंदर बड़ी अजीबो-गरीब चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले तो पुलिस को एक किताब मिलती है, जो कि थी ऐसे काला जादू की किताब। ये भी थोड़ा अजीब की तरह की किताब थी। बाद में कुछ भूतिया किताबें मिलती हैं जिनमें भूतों के बारे में कुछ पढ़ाया लिखाया गया था। और उसके बाद में कुछ एक फ़िनाइल की बोतल भी मिलती है पुलिस को उसी बेडरूम में जहाँ पर ये तीनों लाशें मिली थी। अच्छा, अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत की जो वजह थी वो था पॉइज़न, यानी कि किसी जहर की वजह से इन तीनों की मौत हुई है। ना ही किसी ने गला घोटा है, ना ही किसी ने तेज़ वार किया है, ना ही कुछ हुआ है। पॉइज़न की वजह से इन तीनों की मौत हुई है। तो पुलिस को अभी तक फ़िनाइल की बोतल मिलने के बाद में, खाली फ़िनाइल की बोतल मिलने के बाद में पूरा शक था कि इन तीनों ने फ़िनाइल की बोतल पी है और फ़िनाइल से ही ये तीनों मरे हैं। अच्छा, अब फ़िनाइल किसी ने उसको ज़बरदस्ती तो पिलाया नहीं होगा। फ़िनाइल अगर उन्होंने पिया है, तो वो फ़िनाइल पिया है उन्होंने खुद की मर्ज़ी से, यानी कि ये किसी मर्डर का मसला नहीं है, किसी के फ़ाउल प्ले का मसला नहीं है, ये मसला है सुसाइड का। तो अब पुलिस को ये तफ्तीश करनी थी कि इन्होंने सुसाइड किया है, तो सुसाइड क्यों किया है? दूसरी तरफ ये जो बात थी कि कुंदनबाग की एक कोठी के अंदर 3 बॉडी मिली हैं, 3 लाशें मिली हैं और एक चोर गिरफ्तार हुआ है, ये बात पूरे कुंदनबाग इलाके के अंदर एकदम आग की तरह फैल चुकी थी। सभी को ये बात पता थी और सभी इस बात को सुनने के बाद में थोड़े-थोड़े डर भी चुके थे। लेकिन फिर भी पुलिस ने फैसला किया कि जो भी उस घर के आस-पास रहते हैं, जो भी उस घर के पड़ोसी हैं, उन सभी से एक बार पूछताछ की जाए कि भई आप कुछ घर के अंदर बताइए, घर के अंदर क्या सीन था? तो पुलिस पहुँचती है उस कुंदनबाग की उस कोठी के पड़ोसियों के पास। अब यहाँ पर पुलिस पड़ोसियों के बयान सुनने के बाद में खुद ही कन्फ्यूज़ होकर रह जाती है। सभी पड़ोसी ऑलमोस्ट एक जैसा बयान देते हैं और वो कहते हैं कि हम मानने को तैयार ही नहीं कि इन तीनों की मौत 3 महीने पहले हो चुकी थी। क्योंकि पड़ोसियों के बयान के अनुसार उन्होंने इन तीनों को 1 रात पहले, किसी ने 2 रात पहले, कि किसी-किसी ने तो जिस दिन चोर दाखिल हुआ था घर के अंदर, उस रात भी टहलते हुए देखा था। बाहर घूमते-फिरते देखा था तीनों माँ-बेटियों को। वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि ये इनकी मौत 3 महीने पहले हो चुकी थी। पुलिस भी कह रही है आप क्या बातें कर रहे हो? इनकी बॉडी को देखकर पता चल रहा है, इनकी पोस्टमार्टम बता रही है कि इनकी मौत 3 महीने पहले हो चुकी है। लेकिन जो पड़ोसी थे, जो चश्मदीद थे, वो कह रहे थे हमने इनको 1-2 दिन पहले तक देखा है। तो ये बात बड़ी कन्फ्यूजिंग रही और इसका आज तक खुलासा नहीं हुआ कि आखिर उन्होंने देखा तो क्या देखा? क्या उनकी मौत 3 महीने पहले हुई थी? क्या क्या हुआ था? ये अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ। खैर, बाद में पड़ोसियों ने कुछ और भी बयान दिए कि जो इस घर में रहती थी औरत, उसका नाम था जया प्रदा। जया प्रदा नाम की औरत उस घर में रहती थी और वो काफ़ी अजीब बिहेव करती थी। उसका जो मेंटल हेल्थ थी वो कुछ ठीक नहीं थी। दिमागी रूप से वो एकदम ठीक नहीं थी। लगभग 56 साल उसकी उम्र थी। अच्छा, अब कुछ जो डेली रूटीन था जया प्रदा का, उसके बारे में उन पड़ोसियों ने बताया कि उनका डेली का रूटीन जो था वो भी बड़ा अजीब सा था। हर रोज़ सूरज के डूबने के बाद, जैसे ही सूर्यास्त होता,
वो तीनों माँ बेटियाँ अपने घर के चारों ओर चक्कर लगाती, घर के चारों ओर कारी देती, एक तरह से हमारी भाषा में बोलते हैं कारी देना घर के चारों ओर। तो और वो कारी भी कैसे देती, वो जो जया प्रदा थी, जो उन दोनों बेटियों की माँ थी, वो तो हाथ में पकड़ती एक कैंडल, और जो बाकी दोनों उसकी बेटियाँ थी उनको हाथ में एक बोतल देती, और उस बोतल के अंदर कुछ ब्लड के जैसा था। अब वो एग्जैक्टली खून ही था, ब्लड ही था, या फिर किसी पानी के अंदर लाल रंग मिलाया हुआ था, या फिर और कुछ था, ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ लाल रंग का वो बोतल में लेकर उस बोतल को हाथ में पकड़ कर घूमते। और कुछ देर वो अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाती, और कुछ देर बाद में वो तीनों सड़क के ऊपर निकल जाती, और सड़क के ऊपर घूमते काफ़ी देर तक, और हाथ में कैंडल लेकर, और जो दो बच्चे थे उसकी वो हाथ में खून की बोतल लेकर। और जो जया प्रदा थी वो अक्सर अपने घर की उस कोठी की खिड़की के पास खड़ी रहती, हाथ में कैंडल लेकर, वही दोनों बेटियां उसके साइड में खड़ी होती, हाथ में खून की बोतल लेकर, और जो भी पड़ोसी उस घर के सामने से गुजरते उनको अजीब नज़रों से वो देखती, एकदम जो भी उसके घर के सामने से जाता उनको गुस्से भरी नज़रों से देखती, उनको घूरती। तो पड़ोसी भी इस जया प्रदा से काफ़ी डरते थे, उसके घर के सामने से जाना प्रेफर नहीं करते थे, अगर कोई दूसरा रास्ता है तो उसी से चले जाओ। पुलिस ने पूरी हिस्ट्री निकाली जया प्रदा की। तो जया प्रदा हैदराबाद के अंदर ही पैदा हुई, हैदराबाद के अंदर ही बड़ी हुई। बचपन से ही लेकिन बचपन से ही जया प्रदा की जो दिमागी हालत थी वो ठीक नहीं थी, वो थोड़ी सी मेंटली ऑफ थी, लेकिन काफ़ी अमीर घराने से थी, उसके मम्मी पापा काफ़ी पैसे वाले थे। और जब वो बड़ी हो गई तो एक अच्छा लड़का देखकर घर वालों ने उसकी शादी कर दी, लेकिन शादी में उन्होंने एक बात छुपाई। उन्होंने जो लड़के वाले थे और उस लड़के वाले के घर वाले लड़का, इन सभी को जया प्रदा की दिमागी हालत के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उनको ये नहीं बताया कि जया प्रदा थोड़ी मेंटली ऑफ है, उसका संतुलन थोड़ा सा हिला हुआ है, और बिना बताए ही ये शादी कर दी। शादी करने के बाद में दोनों मियाँ बीवी को एक कुंदन बाग में जो 2 मंजिला कोठी थी वो खरीद कर दे दी। दोनों वहीं पर रहते, कुछ सालों के बाद में दोनों के 2 बच्चे हो गए, और दोनों लड़कियाँ। लेकिन लड़कियां होने के बाद में और शादी के बाद से धीरे धीरे ही जो पति था उस जया प्रदा का, उसको कुछ अजीब लग रहा था। उसको धीरे धीरे ऐसे लग रहा था कि उसकी जो पत्नी है उसकी दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि वो चलते चलते बड़ा ही अजीब बिहेव करने लगती, चलते चलते कुछ ऐसी बेकार से हरकत करने लगती। कुछ दिनों बाद में जो लड़का था उसने फैसला किया कि वो जया प्रदा के मम्मी पापा से पूरी कहानी पूछेगा, क्योंकि अगर वो उस जया प्रदा को कुछ बोलता तो इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता, जया प्रदा गुस्से में आ जाती। तो बाद में जो लड़की वाले थे जया प्रदा के मम्मी पापा, उन्होंने पूरी सच्चाई बताई कि थोड़ी दिमागी हालत ठीक नहीं है उसकी। ये बात जब उस लड़के को पता चली, उसके बाद से इन दोनों के बीच में झगड़े काफ़ी बढ़ गए। अक्सर दोनों मियाँ बीवी आपस में झगड़ते, और ये झगड़ने का सिलसिला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन दोनों ने फैसला किया कि अब वो तलाक ले लेंगे, डिवोर्स ले लेंगे, और उन्होंने डिवोर्स ले भी लिया। अब जो जया प्रदा थी वो तो उसी 2 मंजिला कोठी के अंदर रह रही थी, और लड़का और कहीं पर चला गया था, दोनों अलग हो चुके थे। और जो 2 बच्चियाँ थी वो अपनी माँ के साथ यानी जया प्रदा के साथ ही उस हवेली के अंदर रह रही थी। जो मिजाज जया प्रदा का था वो अब उसकी बेटियों के अंदर भी झलकना शुरू हो चुका था। उसकी बेटियाँ भी वैसे ही बिहेव करती जैसे जया प्रदा बिहेव करती थी। जया प्रदा का पूरा कहना वो बेटियाँ मानती। और पड़ोसियों ने एक और बड़ी अजीब सी बात बताई कि जहाँ पर कूड़ा कचरा फेंकते हैं वो जगह केवल 2 मिनट की दूरी पर है, 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन फिर भी ये तीनों माँ बेटी अपनी सेंट्रो कार निकालते, उस सेंट्रो कार के अंदर बैठते, और उस सेंट्रो कार के अंदर कचरा रखते, और कार लेकर वो 2 मिनट की पैदल दूरी पर जाते और कचरा फेंक कर आते। और घर की तलाशी के दौरान पुलिस को भी उनके घर से 2 लेटर मिले थे। एक लेटर लिखा गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, एक लेटर लिखा गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और उस लेटर के अंदर लिखा था कि हम तीनों की जान को बहुत खतरा है, और हमें आप सुरक्षा दिलाइए, हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ऐसे कुछ लेटर लिखे हुए। तो ये सभी चीज़ें जब पुलिस को मिली, 2 मिनट की दूरी पर सेंट्रो कार लेकर जाना, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखना, बाद में कुछ भूतिया किताबें मिलना, बाद में कुछ काला जादू की किताबें मिलना, हाथ में कैंडल लेकर, हाथ में खून की बोतल लेकर वॉकिंग करना, खिड़की के पास खड़ा होकर पड़ोसियों को घूरना, ये सभी पुलिस को इंडिकेट कर रही थी कि जो दिमागी हालत थी, मानसिक हालत जो थी जया प्रदा की वो ठीक नहीं थी। और जैसा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर भी लिखा गया था कि जया प्रदा पॉइजन से मौत हुई है जया प्रदा की। तो इन्होंने, और फिनाइल की बोतल भी पुलिस को मिली, तो इन तीनों ने ये फिनाइल की बोतल खोली और उसमें से फिनाइल पी लिया, और उसी फिनाइल की वजह से इनकी मौत हो चुकी। और क्योंकि ये मानसिक रूप से सही नहीं थे तो इस वजह से इन्होंने
जो फिनाइल था वो पिया। तो ये कहकर पुलिस ने केस को क्लोज़ कर दिया। पूरे 3 महीने तक पुलिस ने इसकी पूरी पूछताछ की, पूरी इन्वेस्टिगेशन की और 3 महीने बाद में इस केस को क्लोज़ कर दिया। लेकिन अब केस तो क्लोज़ हो चुका था, लेकिन एक सवाल जिसका जवाब अब तक नहीं मिला था। कोर्ट ने बाकी सभी जितने भी सवाल थे उन सभी के जवाब दिए थे, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था जिसका जवाब कोर्ट ने नहीं दिया था, ना ही पुलिस ने दिया, ना ही किसी और ने दिया। वो सवाल ये था कि उनकी मौत तो हो गई थी जून में ही, काफ़ी 3 महीने पहले ही, जब से ये मामला शुरू हुआ। लेकिन पड़ोसियों ने उनको 1-2 दिन पहले तक देखा। तो इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। आज तक इस सवाल का जवाब सभी के मन में है। और बीच में एक बार ऐसा सोचा कि भाई कोई जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहा है। कई बार होता है कि प्रॉपर्टी को कब्जा लेने के चक्कर में, प्रॉपर्टी का कब्जा लेने के चक्कर में कुछ लोग ऐसी भूतिया हरकतें करते ताकि और कोई उसके ऊपर दाम ना लगाए, कोई उसके अंदर रहे ना और हम गैर कानूनी तरीके से उस प्रॉपर्टी को हड़प लें। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था, सारी जाँच पड़ताल कर ली। लेकिन इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। अच्छा, अब ये जो सवाल था कि 3 महीने पहले तक मौत हो गई और उसको कल परसों तक देखा जा रहा था, तो ये सवाल थोड़ा भूतिया भी था, थोड़ा मिस्टीरियस भी था। तो धीरे-धीरे जब लोगों को ये बात पता चली, तो लोग उस हवेली के अंदर जाने लगे कि भई ये एक मिस्टीरियस हवेली है। काफ़ी बार लोग उस हवेली के अंदर जाते हैं, लेकिन बात ही काफ़ी ठंडी पड़ चुकी थी बाद में। कुछ ज़्यादा सब कुछ वीरान पड़ी रहती वो हवेली, कोई भी उसका खरीदार नहीं मिला और फिर से वो बसावट नहीं हो पाई उस हवेली के अंदर। अच्छा, अब 2016 आता है। 2016 में यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक इन सब ने काफ़ी हाइप गेन की, लोग यूज़ करने लगे, इंटरनेट काफ़ी सस्ता हो चुका था, जियो आ चुका था लगभग उस टाइम तक। तो 2016 से जो ये कुंदन बाग की कोठी की जो कहानी थी, ये फिर से लोगों के मन में जाग चुकी थी। किसी एक ने सोशल मीडिया पर डाल दिया कि कुंदन बाग की भूतिया हवेली, हॉन्टेड हवेली, तो और वो काफ़ी वायरल हो चुका था और लोगों ने काफ़ी देखा। और बाद में जो कुंदन बाग की कोठी जो वीरान पड़ी थी, वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी थी। लोग वहाँ पर आते थे, वहाँ पर वीडियो बनाते और रात को आते कि देखो हमको कुछ नहीं हुआ, हम तो यहाँ पर खड़े हैं, ये कोई हॉन्टेड हवेली नहीं है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। और बाद में उस कोठी के पास में ही कुछ एक हॉस्टल था, कुछ एक कॉलेज भी थी। तो रात को उस हॉस्टल से बच्चे सैटरडे, खासकर सैटरडे फ्राइडे नाइट को उस कोठी के अंदर आते, वहाँ पर वीडियो बनाते, वहाँ पर रात भर रहते और कहते देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, हमने एक रात पूरी हॉन्टेड प्लेस में गुजारी है, वहाँ पर ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते करते। और ये बात इतनी आगे तक पहुँच गई थी कि पुलिस को सैटरडे और फ्राइडे को उस कोठी के चारों तरफ बैरिकेड्स लगाने पड़े ताकि उस कोठी के अंदर घुसे ना कोई। और पुलिस वालों को भी कुछ को तैनात करना पड़ा। लेकिन फिर भी जो बच्चे थे, जो हॉस्टल से आ रहे थे, बाकी जो लोग थे, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। लगभग 50-60 लोगों को एक-एक दिन में 50-60 लोगों को पकड़ा गया। उनको इल्लीगली किसी की प्रॉपर्टी में घुसने के आरोप में पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हालाँकि उनको वहाँ पर वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। अच्छा, अब जो आस-पास के जो पड़ोसी थे उस कोठी के, उनको अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखनी पड़ी, क्योंकि वहाँ पर जो लोग आते थे, वो ज़ोर-ज़ोर से रात को चिल्लाते थे, अजीब-अजीब आवाज़ें निकालते थे, भूतिया हरकतें करते थे जानबूझकर। तो इनसे उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, वो काफ़ी डिस्टर्ब होते थे। तो उन्होंने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखे ताकि कोई भी उस हवेली के अंदर ना जाए। उसके बाद में पुलिस को भी ऐसा अब बयान जारी करना पड़ा, एक पोस्टर निकालनी पड़ी कि जो कुंदन बाग की जो हवेली है वो कोई भी हॉन्टेड हवेली नहीं है, वहाँ पर जो भी कुछ था वो नॉर्मल था। बाकी सब कुछ तो नॉर्मल था, लेकिन वो एक सवाल की 3 महीने पहले मौत हुई और कल परसों तक उनको देखा गया। इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया, बाकी सभी सवालों का जवाब मिल चुका है और ये सवाल आज भी मिस्टीरियस है और यही सवाल इस कोठी को मिस्टीरियस बनाता है। यही थी दोस्तों आज की कुंदन बाग की हवेली की कहानी। कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट्स में बताना और सब्सक्राइब कर लेना। और कोई अगर आपको कहानी सुननी है, कोई आपकी फरमाइश है तो कमेंट्स में बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी और कहानी में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।